जय हिंद और नमस्कार साथियों। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाले संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन यानी कि 29 जुलाई 2021 को हम लोग दो मुद्दों के ऊपर बातें करेंगे। दोनों ही लेख अलग अलग समाचार पत्रों में छपे हैं, संपादकीय लेखों में छपे हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है, जैसे आपको दृश्यमान है। सबसे प्रथम है मॉडल टेनेंसी एक्ट, यानी कि जो बिल आज की जो टेनेंसी मैकेनिज्म है उसको चेंज करने वाला है और पार्लियामेंट में कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। और जो परीक्षा लक्षी चर्चाएं हैं, जैसे आज की क्या परिस्थिति है, साथ ही में यह जो नया बिल है इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे ये अपने पुराने बिल से थोड़ा सा भिन्न है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। दूसरे बिंदु पर हमें देखना है आईएएफ ईस्टर्न कमांड गेट्स राफेल। यस, जो आईएएफ की जो ईस्टर्न कमांड है वहाँ एक राफेल का इंडक्शन किया गया है। बीते कल यह जो सेरेमनी है वो हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ इस मुद्दे से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, राफेल के बारे में। प्लस राफेल की जो हमारी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसका क्या जो है आज उसकी जो है उसका स्टेटस परिस्थिति उसको देखेंगे। और आगे चलकर हम लोग जो सिग्निफिकेंस है राफेल का भारत के लिए उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो दो मुद्दे हैं, दोनों ही परीक्षा लक्षी हैं। एक एक के जो है ऊपर हम लोग आगे इस चर्चा में बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करेंगे। प्लस आपको सारी चीज़ें मालूम ही है, दो न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से ये दोनों लेखों का रेफरेंस लिया गया है। सबसे प्रथम जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का एक संपादकीय लेख है और दूसरा जो है वो टीओआई का एक मीडिया रिपोर्ट है। तो देखेंगे, चर्चा जो है हमारी वो हिंदी में रहेगी। यहाँ जो स्लाइड्स जो स्मार्ट आर्ट्स आपके लिए यहाँ तैयार रखे होते हैं वो इंग्लिश में रहता है, मगर यहाँ जो हमारी चर्चा रहती है वो हिंदी में रहती है। तो दोनों माध्यम के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ से इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। देखिए, सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो अपने आप में पूरे हाउसिंग सेक्टर के लिए बूस्ट समान जो है वो साबित होंगे। देखेंगे, पूरा मुद्दा जो है वो गहरा है, इसलिए कार्यसूची के तहत देखना पड़ेगा। परीक्षा लक्षी एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा जो व्यू पॉइंट है वो यहाँ हम लोग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। वी विल बी लुकिंग दिस सब्जेक्ट थ्रू 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई न्यूज़ चर्चा में की हुआ। दूसरा, इंट्रोडक्शन, यानी कि इस पूरे सेक्टर के बारे में कुछ प्राथमिक माहितियाँ। फिर करंट सिचुएशन आज के संदर्भ में देखें तो आज की परिस्थिति है भारत में इस सेक्टर को लेकर। और आखिरी में जो मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल एक्ट है, क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या नई बातें इस लॉ के तहत, इस ड्राफ्ट बिल के तहत भारत में लागू होगी, उसका यहाँ हम लोग एक दर्शन करेंगे। यह एक प्रतीकात्मक इमेज है जो कि टेनेंसी लॉ के बारे में है। और अगर आज की परिस्थिति देखें तो भारत का टेनेंसी लॉ जो है वो बहुत ही खराब है। वो मैकेनिज्म अपने आप में खराब है और प्रो टेनेंट मैकेनिज्म है, जो अपने आप में जो हाउस ओनर्स है, जो होम ओनर्स है, उनके स्पिरिट को डाउन करने वाला है। देखेंगे पूरा जो इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो क्या कहता है। देखिए, शुरुआत करेंगे स्मार्ट आर्ट की मदद से, चीज़ों को समझेंगे। सबसे प्रथम वाई न्यूज़ में हमें 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि ऑन जून 2, 2021 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मॉडल टेनेंसी बिल। यस, दिस ईयर ओनली मॉडल टेनेंसी बिल वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विच वाज चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विच कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इंडियाज रेंटल मार्केट। यस, आज जो भारत की रेंटल मार्केट है वो लगभग मूत्रप्रायी है। ठीक है, तो इसे फिर से सजीवन करने के लिए, इसे फिर से जागरूक बनाने के लिए ये कानून, ये जो प्रस्तावित कानून है वो अपने आप में एक अच्छा साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा बिंदु देखें तो द ड्राफ्ट इज मेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर से ऐसे जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, नए बिल होते हैं, नए कानून होते हैं, उनके जो है फ्रेमिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी फ्रेमिंग एजेंसी के द्वारा वो फ्रेम किए गए हैं। तो ये हाउसिंग से रिलेटेड है, तो बट ऑब्वियस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा ही इसको फ्रेम किया जाएगा। तो ये इसका यहाँ उत्तर है। तीसरा बिंदु देखें तो वो कहता है कि दिस लॉ कॉल्स फॉर ऑल लॉज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर रिपील, यानी कि जो आज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जो लॉ लागू है टेनेंसी के लॉ, उन सबको ये खारिज करेगा, उन सबको रद्द करेगा और उनकी जगह ये नया लॉ पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। फिलहाल ये तो एक ड्राफ्ट है, मगर ये पार्लियामेंट में कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, ये बिल पारित हो सकता है और इससे प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल सकती है। तो इस तरीके से कानूनी रूप जो है वो इस बिल का आ सकता है। इसीलिए यहाँ आज
यह हमारी जो है चर्चा में है, मुख्य मुद्दे के ऊपर है। तो ये बात रही वाई न्यूज़ की। दूसरा बिंदु देखें तो हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि ये पूरा सेक्टर क्या है, कैसा है। 3-4 बिंदु है, एक के बाद एक हम लोग देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम हमें देखना है कि इंडिया सेट्स टू डबल इट्स अर्बन पॉपुलेशन बिटवीन 2018 एंड 2030। यस, एवरीबडी नोज दैट इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग नेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन। वैसे भी आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, मगर अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो हमारी वृद्धि बहुत ही तेज है। तो इस हिसाब से हम लोग, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2030 तक डबल करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है। न्यू दिल्ली वुड बी मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑन द प्लेनेट बाय 2030। यस, नई दिल्ली जो है वो विश्व का सबसे गीच, ये सबसे आबादी वाला शहर बन सकता है आने वाले भविष्य में। आज टोक्यो, जापान का टोक्यो जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जो कि 3 करोड़ से अधिक आबादी उसमें रहती है। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली जो है वो इसे आगे चलकर इसे ओवरटेक कर सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मगर यहाँ जो यह बढ़ती आबादी है, इनके लिए घरों की ज़रूरत पड़ेगी, हाउसिंग्स चाहिए, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। वो यहाँ भारत में एब्सेंट है। उसको लेकर कोई गंभीरता यहाँ भारत की किसी भी सरकारों ने नहीं दिखाई है। तो अब ये समय आ गया है। दूसरा बिंदु देखें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, कुछ डेटा हमारे सामने है जिसके तहत हमें कुछ माहितियाँ प्राप्त है। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट हाउसेस अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा वेर 11 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 1.10 करोड़ देवर लाइंग वैकेंट, यानी कि खाली है, तैयार है और खाली पड़े हैं। टोटल शॉर्टेज ऑफ हाउसेस was envisaged as 19 मिलियन, यानी कि 1.90 करोड़। तो क्यों इतने घर खाली है, बावजूद क्यों इतने शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, या हमें शॉर्टेजेस का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंट प्रो टेनेंसी लॉ। जो आज का जो टेनेंसी लॉ है वो किराएदार तरफी है, और जो हाउस ओनर है, जो होम ओनर है, यानी कि जो मकान मालिक है, उनके तरफ ही नहीं है। उनके अधिकारों का रक्षण यहाँ नहीं किया जाता, जो आज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है भारत में उसके तहत। तो ये सबसे प्रथम इसका एक डीमेरिट है, और इसी की वजह से यहाँ जो होम ओनर्स है, जो हाउस ओनर्स है, वो खाली रखना ज़्यादा पसंद करेंगे किसी को किराए पे देने से, जो है देने की तुलना में। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट कि उनका जो मोरल है वो यहाँ डाउन हो रहा है। प्लस यह जो टोटल शॉर्टेज है, इसमें देखें तो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स है, दे आर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स, यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से, आय की दृष्टि से जो ग्रुप्स है, जो लो इनकम रखते हैं, जो निम्न आय रखते हैं, उनको ये जो हाउसिंग की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। और जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों इतने वैकेंट रहे और सामने फिर भी क्यों इतनी ज़्यादा शॉर्टेजेस है, तो इसका यही एक मूल कारण है, बिकॉज इंडिया हैज़ प्रो टेनेंसी एक्ट्स इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात रही सेंसस के डेटा की। अब उसके बाद देखें तो एक बिंदु कहता है कि एम ऑफ ड्राफ्ट बिल इज टू क्रिएट वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट इन द कंट्री। यस, वाइब्रेंट भी चाहिए, सस्टेनेबल भी चाहिए, एंड जो इंक्लूसिव नीति है या पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए, यानी कि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। सबको घर जो है वो मिल जाने चाहिए, चाहे वो अपनी मालिकी के हो, चाहे वो किराए के हो। तो ये एम के साथ, ये उद्देश्य के साथ यह कानून को लागू करने की कोशिश सरकार आने वाले भविष्य में कर सकती है। तो ये बात रही इंट्रोडक्शन की। आगे देखें तो कुछ वर्तमान परिस्थिति के ऊपर अगर हम नजर डालें तो कई प्रकार के पॉलिसी बोटलनेक्स भारत में देखने को मिलते हैं, जो यहाँ दृश्यमान है। एक के बाद एक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रो टेनेंसी एक्ट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ टेनेंट्स एंड डाइल्यूट ऑफ हाउस ओनर्स। यस, जिसका जिक्र मैंने किया, जो आज टेनेंसी एक्ट जो कार्यरत है, कार्यशील है भारत में, उसके द्वारा मात्र और मात्र जो किराएदार है उनके रक्षण की ही बात की जाती है, क्योंकि ये अपने आप में प्रो टेनेंट एक्ट है। और यहाँ जो मकान मालिक है उनके अधिकारों को बहुत ही जो है नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉलिसी बोटलनेक है। दूसरी अगर जो है बिंदु देखें तो वो कहती है कि मार्केट का नेचर जो है वो इनफॉर्मल है, यानी कि असंगठित क्षेत्र है। जो संगठित क्षेत्र होना चाहिए
वो यहाँ हाउसिंग या रेंटल मार्केट में देखने को नहीं मिलता। और उसके लिए एक एनएसएसओ का सर्वे है जो मैंने यहाँ उसको जो रिफर किया है, जो एस्टेब्लिश करता है कि 72% ऑफ टेनेंट हाउस होल्ड्स आर लिविंग विदाउट एनी टाइप ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो 11 महीने का होता है, उनके बिना ही तकरीबन 70 से 72% जो कुटुंब है वो रह रहे हैं किराए पर बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के, बिना किसी लिखित समझौते के। तो यही बात यहाँ दर्शाती है कि कितनी जो है इनफॉर्मेलिटी है इस पूरे क्षेत्र में। और इस पूरे क्षेत्र को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है देन वी नीड टू फॉर्मलाइज देम। हमें इस क्षेत्र को असंगठित से संगठित क्षेत्र बनाना होगा। और संगठित क्षेत्र बनाने के लिए ही यहाँ इस पर्टिकुलर जो बिल है इसमें काफ़ी सारे प्रावधान है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज दी गई है। तीसरा बिंदु देखा तो वो कहता है कि जुडिशियल डिलेज इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। यस, क्योंकि ये डिस्प्यूट तो सिविल है तो इसमें इतना जुडिशियल डिले नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से यहाँ जो हाउस ओनर्स, जो होम ओनर्स है, उनका जो स्पिरिट है वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। और अगर डिस्प्यूट आ भी गया, डिस्प्यूट का जजमेंट आ भी गया, सॉल्यूशन आ भी गया, तो वो भी प्रो टेनेंसी ही रहेगा, वो किराएदार तरफी ही हो सकता है या रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज जो हमारा रेंटल मार्केट है वो लगभग मृतः प्राय है। और इसे सजीवन बनाने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एक अहम अभिनय निभा सकती है, अहम काम कर सकती है। तो ये बात रही करंट सिचुएशन की, जिनमें हमने सेवरल पॉलिसी बोटलनेक्स देखे। अब कुछ मुख्य प्रावधानों की बात करें इस पर्टिकुलर कानून के बारे में तो काफ़ी सारे हैं, एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। तो सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि इट एस्टेब्लिशेस रेंट अथॉरिटी। यस, रेंट अथॉरिटी का निर्माण या गठन इस कानून के द्वारा होगा, जो आज दिन तक भारत में नहीं था। ठीक है, आज दिन तक ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इस क्षेत्र के लिए नहीं थी, मगर इस कानून ने ऐसा एनविसेज किया है। दिस वाज द फर्स्ट फीचर। सेकंड वाज इट रिमूव्स मॉनेटरी सीलिंग ऑन रेंट अमाउंट। मॉनेटरी सीलिंग यानी कि जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके ऊपर एक सीलिंग होती है, एक लिमिट होती है कि भाई आप अपना रेंट जो है वो इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर आप नहीं ले सकते। मगर इस कानून के तहत ये पूरी सीलिंग, पूरी कैप जो है वो हटाने की बात की जा रही है, जो अपने आप में जो मकान मालिक है उनके फायदे में है। मकान मालिक के फायदे में ये एक अच्छी बात है। तीसरा बिंदु कहता है एक्ट ऑल्सो एनविसेजेस टू एस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू सेटल रेंटल डिस्प्यूट। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ताकि ऐसी जो है ऐसा जो संघर्ष है उनका समाधान त्वरित ही निकल पाए और होम ओनर और जो किराएदार है उनके बीच में समाधान जो है वो अचीव किया जाए। जिसके तहत ईओडीबी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे सिविल सूट्स को जो है खत्म करने के लिए तकरीबन 1445 दिन का समय लेती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा बोटलनेक है और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जुडिशियरी है जो वो बहुत ही मंद है। तो ये बढ़ाने की बात यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के निर्माणों के साथ करनी होगी। फिर उसके बाद देखें तो कैप ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट मैक्सिमम 2 मंथ्स। यस, आज दिन तक क्या होता था कि कोई कैप नहीं था, कोई ऐसी लीगल प्रोविजन नहीं थी कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना चाहिए। तो आमतौर पे बड़े बड़े शहरों में 6 या 7 महीनों का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रखा जाता था प्रति वर्ष। मगर यहाँ इस कानून ने इसे कैप कर दिया। ठीक है, इसे लिमिट कर दिया और मैक्सिमम 2 मंथ्स तक। सपोज कोई भी किराएदार है और उसके मकान का किराया 10,000 रुपया प्रति माह है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी के तौर पर 20,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। मगर पहले या आज दिन की बात करें इन करंट मैकेनिज्म, तो वो तकरीबन 6 या 7 महीनों का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लिया जाता था। तो वो यहाँ एक प्रकार से किराएदार के लिए ये फायदेमंद प्रावधान है। उसके बाद देखें तो हमें देखना है कि इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और आफ्टर रिपीटेटिव रिक्वेस्ट फ्रॉम हाउस ओनर,
जब वो किराएदार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप अब प्रीमाइसिस जो है, जो प्रॉपर्टी है उसे वैकेंट कीजिए, उसे खाली कीजिए, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होने के बाद, समाप्ति होने के बाद भी अगर किराएदार नहीं जा रहा है तो यहाँ जो हाउस ओनर है इज एंटाइटल्ड टू गेट डबल रेंट। ठीक है, उसे 2 गुना भाड़ा मिलेगा, ये यहाँ कानूनी प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ जो किराएदार है वो भी जो है जगह को खाली करेंगे किसी भी संघर्ष के बिना। फिर उसके बाद 3 टायर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, यस, जो आज एब्सेंट है भारत में। ठीक है, ऐसा जो टेनेंसी डिस्प्यूट्स है, टेनेंसी कॉन्फ्लिक्ट है, उनको रिजोल्व करने के लिए कोई जो है कि एक भी प्रकार का कोई मैकेनिज्म कार्यरत नहीं है, वो यहाँ इस कानून ने लागू करने की बात की है, और वो भी 3 टायर रहेगा। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड एफिलिप टू पुट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट विथ फॉर्मलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग मार्केट, यानी कि यहाँ अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया जाएगा ताकि पूरा मार्केट जो है वो अच्छी तरीके से संगठित बनाया जाए और मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाया जाए। उसके बाद देखें तो हमें देखना है कि इट प्रमोट्स मॉडल्स लाइक बिल्ड टू रेंट, रेंट टू ओन। ठीक है, दिस आर डिफरेंट मॉडल्स विच आर एक्चुअली इन एग्जीक्यूशन इन डिफरेंट डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से ऐसे मॉडल्स को भारत में लागू करना चाहिए, और ऐसे मॉडल्स के साथ ही यह जो पूरा हाउसिंग सेक्टर है उसे एक तो पहले तो फॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा, फिर बाद में जो सरकार ने एनविजेज किया है कि हाउसिंग फॉर ऑल, तो वो भी यहाँ से हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं। और इसमें भी जो रेंट टू ओन है ये बहुत ही प्रख्यात है यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका जैसे देश में, जिसमें क्या होता है कि इवेंचुअली जो हाउस ओनर होता है वो उस टेनेंट को ही अपना मकान जो है वो बेच देता है। ठीक है, ऐसा एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, ऐसी एक समझौती होती है, तो इसे रेंट टू ओन मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल बहुत ही पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, कई सारे देशों में लागू कर दिया गया है, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेन फीचर्स ऑफ द मॉडल एक्ट थी, अपने आप में सारा का सारा मेंस का आंसर है। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इसे अच्छी तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए इस पूरे स्मार्ट आर्ट के, या अपने हाथ से जो है अपनी पेन से आपकी किताब में लिखिए। फिर आगे देखें तो यहाँ तक पहला मुद्दा था जिसके तहत हमने मॉडल टेनेंसी एक्ट देखा, मेन फीचर्स देखे, करंट सिचुएशन देखी, और इस सेक्टर को जो है इस सेक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लिया कि आज क्या परिस्थिति है। अब दूसरा बिंदु आज का जो कहता है कि आईएएफ ने राफेल को इंडक्ट किया। आईएएफ की जो पूर्वीय पंख है, उसने राफेल को इंडक्ट किया अपने स्क्वाड्रन में। 4-5 बिंदु के तहत मुद्दे देखने हैं। सबसे प्रथम वाइन न्यूज़ चर्चा में क्यों है, दूसरे के तहत प्रोसीजर ऑफ प्रोक्यूरमेंट सोफर देखेंगे, फिर उसके बाद अबाउट राफेल फाइटर जेट, फिर अबाउट आईएएफ्स प्रेजेंस अक्रॉस नेशन देखेंगे, यानी कि कौन सी कमांड है, कहाँ पर है, और सिग्निफिकेंस इन इंडिया यह पूरे प्रोक्यूरमेंट का। जैसे आप देख रहे हैं इमेज प्रतीकात्मक इमेज है, ये फाइल तस्वीर नहीं है मगर वास्तविक तस्वीर है, जो एक राफेल बीते कल इंडक्ट किया गया हमारे ईस्टर्न एयर विंग में, एयर कमांड में, उसकी यह तस्वीर है। तो अब देखेंगे, शुरू करेंगे ये मुद्दा वाइन न्यूज़ से। देखिए, सबसे प्रथम 3 बिंदु है, जिनमें से सबसे प्रथम इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न कमांड गोट राफेल। ईस्टर्न कमांड का अगर हेडक्वार्टर हमें देखना हो तो वो शिलोंग है, मेघालय। मगर ये जो इंडक्शन की सेरेमनी थी वो वेस्ट बंगाल में हुई थी, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इट वॉज इंडक्टेड इन 101 स्क्वाड्रन ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड एंड द इंडक्शन सेरेमनी हेल्ड एट हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन, वेस्ट बंगाल, इन द प्रेजेंस ऑफ आईएएफ चीफ आर.के. भदौरिया। ठीक है, तो उनके सानिध्य में ही ये पूरा कार्यक्रम हुआ और इसे सर्विस में इंडक्ट किया गया। अब यहाँ से दूसरा बिंदु देखें। ठीक है, तो हमें प्रोसीजर देखनी है प्रोक्यूरमेंट की, कि काफ़ी समाचारों में, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में हम राफेल के बारे में सुनते हैं, राफेल घोटाला या राफेल जेट के बारे में। तो यहाँ समझनी है कि ये प्रोसीजर सबसे प्रथम तो क्या है और आज इसमें क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं आज दिन तक। देखेंगे सबसे प्रथम, देखिए यहाँ अगर यहाँ से शुरू करें इस मुद्दे से, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आसान रहेगा। इंडिया फ्रांस साइंड एग्रीमेंट टू प्रोक्यूर 36 राफेल एट कॉस्ट ऑफ ₹59,000 करोड़। ठीक है, ये बहुत ही जो है तथ्यात्मक माहिती है, बहुत ही फैक्चुअल माहिती है।
इंडिया इज द फर्स्ट मेजर एक्विजिशन आफ्टर 23 ईयर्स। यस, भारत ने पिछले 23, 24, 25 सालों में इतना बड़ा एक्विजिशन, इतनी बड़ी प्राप्ति, प्रोक्यूरमेंट नहीं किया था डिफेंस के क्षेत्र में। किया था, मगर 1998 से 2000 के समय में सुखोई, जो कि एक फाइटर है रशिया का, हमने रशिया के पास से खरीदा था, वो एक बड़ी खरीदी थी। मगर उसके बाद ऐसे प्रोक्यूरमेंट का एक वैक्यूम आ गया था, एक अकाल आ गया था। मगर यहाँ राफेल से यह प्रोक्यूरमेंट की जो प्रक्रिया है वो फिर से तेजी से शुरू होती है, हमें दिख रही है। तो इट वॉज ए मेजर प्रोक्यूरमेंट आफ्टर 23 ईयर्स। और जो इसके पहले का था वो था सुखोई का रशिया से। फिर आगे देखें तो इंडिया हैज़ सो फार रिसीव्ड 26 राफेल आउट ऑफ 36, यानी कि अब 10 ही राफेल बाकी है। और बाय द एंड ऑफ 2021 वी आर सेट टू गेट ऑल द राफेल्स। और जो फर्स्ट बैच है राफेल की वो 29 जुलाई 2020 को, यानी कि ठीक एक वर्ष पहले भारत आई थी 5 प्लेन के साथ। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर है। और यहाँ आज की बात करें तो 26 इंडक्ट हो गए हैं, 10 आने बाकी है जो 2021 के अंत तक आ जाएंगे। ये इसका डेवलपमेंट है। अब इसके बाद देखें राफेल के बारे में, तो कई सारे मुद्दे देखने हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो यहाँ स्मार्टनेट की मदद से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम मुद्दा देखें तो इट इज डेवलप्ड बाई, अगर डेवलपर का नाम देखें तो इट इज डेवलप्ड बाई फ्रेंच एविएशन या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर डसाल्ट। ठीक है, यहाँ राफेल और जो अन्य करप्शन के मुद्दे हैं, जो चार्जेस है, उसके ऊपर हम लोग आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी जो एग्जाम रिलेवेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। वे आमतौर पे मीडिया हाउसेस में ही चर्चित रहते हैं। मगर यहाँ जो एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग समझेंगे, ताकि परीक्षा जब हम देने बैठे तो वो सारी चीज़ें हमें उपयोगी साबित हो। प्लस अगर IAF के इस रफाल के बारे में अगर कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ देखें तो यहाँ इन्फोग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे प्रथम, इंडिया इज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैच 5 राफेल जेट्स, जो हमने देखा। द जेट्स आर 3 सिंगल सीट एंड 2 ट्विन सीट। यस, तो अलग अलग उसमें वेरिएंट है, जो कुछ महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये चीज़ है। राफेल इज अ ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखिए, मल्टी रोल यानी कि बहु उद्देश्य। किसी भी चीज़ के लिए आप ऐसा फाइटर का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड सपोर्ट के लिए, एरियल अटैक के लिए, या एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि इंटरसेप्शन के लिए, किसी भी प्रकार का डिसरप्शन करने के लिए, न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ठीक है, तो मल्टी रोल है और इसलिए यहाँ इसे मल्टी रोल कहते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दसाल्ट। कैपेबल ऑफ, इट इज कैपेबल ऑफ ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकॉनेसा, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शन, न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, तो इट इज अ मल्टी रोल एंड कैपेबल ऑफ मेनी सच थिंग्स। टॉप स्पीड इज 2223 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जहाज उड़ सकता है। इसका मैक्सिमम वेट 24,500 किलो है, 24,500 kg, एंड इसकी रेंज जो है वो है 3700 किलोमीटर की। ये सारी लेंथ और हाइट की बात है। लेंथ इसकी 10.3 मीटर एंड हाइट इज 5.3 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी कुछ तथ्यात्मक माहिती है। और लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 10,000 किलो तक ये लोड या एम्यूनिशंस ले जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं। अन्य चीज़ें देखें तो ये एयर सुप्रीमेसी प्रस्थापित करता है, यानी कि हवा में सर्वोपरिता, क्योंकि अपने आप में शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? 2 बिंदु है। सबसे प्रथम, इट इज इक्विप्ड विथ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स, आई मीन वेपन्स, आई एम सॉरी, वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, हथियारों की श्रेणी के साथ ये लैस है, जिनमें 3 मुख्य है: मीटियोर मिसाइल, SCLP क्रूज मिसाइल एंड MICA मिसाइल सिस्टम। ये 3 महत्वपूर्ण इसके वेपन्स है। देखेंगे क्या है मीटियोर मिसाइल, तो ये एक प्रकार की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि हम लोग देख नहीं सकते, मगर ये हवा से हवा में वार कर सकती है। एंड इट विल रिवोल्यूशनाइज एयर टू एयर कॉम्बैट, यानी कि एयर टू एयर कॉम्बैट को ही ये पूरी जो है रूपांतरित करने सक्षम है। इतनी ताकतवर ये मिसाइल है जिसे मीटियोर कहा जाता है। तो ये भी इस जेट फाइटर से छोड़ा जा सकता है।
दूसरी है SCALP क्रूज मिसाइल, जो कि अपने आप में एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है। अगर दुश्मन की टेरिटरी में अगर हमें अंदर घुस के वार करना है, काफ़ी किलोमीटर अंदर जाना है, तो ये हवा से लॉन्च हो सकती है और डीप एयर स्ट्राइक के लिए सक्षम है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मात्रा एंड ब्रिटिश एरोस्पेस लिमिटेड। और जो आखिरी सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, जिसे MICA कहते हैं, वो अपने आप में एक वर्सेटाइल एयर टू एयर मिसाइल है एंड विच कैन बी फायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग रेंज अप टू 100 किलोमीटर्स, एंड इन फैक्ट इट इज़ द प्राइमरी वेपन सिस्टम ऑफ राफेल एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मिराज 2000 एज वेल। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एरियल सुपरमेसी की बात थी। फिर उसके बाद दूसरा देखें तो इट्स अ मल्टी रोल, जिसका जिक्र हमने किया। इट कैन बी इंडल्ज इन एक्ट ऑफ डिसरप्शन, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मल्टी रोल इसका यूज है। फिर आगे देखें तो यस, इट कैन हिट एयर टू एयर टारगेट्स बिकॉज इट इज एयर टू एयर, राइट फ्रॉम 150 किलोमीटर 150 kilometer to 300 kilometers, and its flight hour is 30,000 flight hours in operation for this particular aircraft। ठीक है, तो ये इसकी कुछ जो है खासियत है जो हमें मददरूप साबित हो सकती है। प्लस अगर इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंस देखें पूरे भारत में, तो ये पूरे भारत के ऊपर प्रेजेंट है। जैसा आपको दृश्यमान है, देयर आर डिफरेंट कमांड्स इन मैप। ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे प्रथम वेस्टर्न कमांड IF की दिल्ली स्थित है। फिर सेंट्रल एयर कमांड की बात करें तो वो इलाहाबाद स्थित है। ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो वो यहाँ मेघालय का शिलोंग में स्थित है। फिर ट्रेनिंग की बात करें तो बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है ट्रेनिंग। साउदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, केरला। मेंटेनेंस कमांड इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र नागपुर एंड साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इज इन गुजरात से गांधीनगर। ठीक है, तो दिस इज द ऑल इंडिया प्रेजेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब आगे देखें तो सिग्निफिकेंस देखना है कि भारत के लिए यह राफेल जैसे ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने की क्या अहमियत है, देखेंगे। सबसे प्रथम अनमैच्ड कैपेबिलिटीज ऑफ फाइटर जेट। यस, ये फाइटर जेट इतना सक्षम है कि इसे किसी के साथ इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम है अपने आप में। इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री। भारत यह प्लेटफॉर्म या ऐसा जेट यूज करने वाला चौथा देश बन गया है आफ्टर फ्रांस, इजिप्ट एंड कतार। ये याद रखने वाली माहिती है। फिर उसके बाद देखें तो अपग्रेडेशन ऑफ एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। यस, राफेल के आने से जो हमारी एयर कॉम्बैट ताकत है, जो कैपेबिलिटी हमारी जो सक्षमता है, उसमें बढ़ावा मिला है। इसने जो है उसमें अपडेशन है, हमें मिला है। एंड स्पेशली वेयर द नेबर्स आर हॉस्टाइल एज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, तो ऐसे समय में ये हमारी एयर पावर में, हमारी वायु ताकत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा करेगा। फिर उसके बाद देखें तो फाइटर जेट्स कैन प्रूव गेम चेंजर। यस, क्योंकि जैसे फिर से यही बात, हॉस्टाइल नेबर्स, रीजनल ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए, रीजनल शांति या पीस बनाए रखने के लिए ये अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और आखिरी में टायर 1 एनिमी ऑफ इंडिया इज राइट नाउ चाइना, नॉट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, उसे कुछ करना हो तो भी। ठीक है, मगर यहाँ चीन जो है वो प्रति क्षेत्र में कैपेबल है भारत से, और वो भारत को जब चाहे वैसे परेशान कर सकता है। तो यहाँ फर्स्ट टायर आज की बात करें वर्तमान, तो चाइना है। और पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर क्लैशेस भी हमने काफ़ी सारे देखे हैं, राइट फ्रॉम जून 2020 गलवान वैली क्लैशेस। ठीक है, तो ऐसे में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाए रखने के लिए, एक दबाव बनाए रखने के लिए ऐसा राफेल जैसा विमान, ऐसी मारक क्षमता भारत के पास होनी ज़रूरी है। और इससे ही हम लोग ऐसे दुश्मनों को मार सकेंगे, उनके साथ निपट सकेंगे। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें यहाँ देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में अगर आप संधि सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रोथमोड यूपीएससी के साथ जुड़े। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस यहाँ आपका भरपूर रूप से तैयार होगा, अलॉन्ग विथ योर करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। प्लस प्रतिदिन जो ये लेक्चर्स यहाँ ग्रोथमोड यूपीएससी के प्लेटफॉर्म से ऊपर जो प्रीमियर किए जाते हैं, वो सारे बहुत ही एनरिच होते हैं, और इसमें जो कंटेंट होता है वो वेरी वेल रिसर्च होता है, रिलायबल होता है। तो आप इन रिसर्च्ड कंटेंट का आपके एग्जाम्स में उपयोग कर सकते हैं और अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले दिन अगले एडिटोरियल्स के साथ, उसके विश्लेषण व संपादन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।